तो राज्य व्यवस्था में हमने कल की क्या देखे, संविधान राज्य व्यवस्था में हमने कल प्रस्तावना देखी थी। ठीक, अब प्रस्तावना के आगे वाला टॉपिक अब हमको कैरी करना है। ठीक है, अब पहले एक बात समझ लीजिए, प्रस्तावना का जो कल मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। ठीक, अब देखते हैं इसमें कुछ डिवाइड करके पार्ट बाय पार्ट हम समझ रहे हैं। एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितने अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए मूल संविधान की बात करें। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, वर्तमान में लगभग 450 प्लस हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि रोज न रोज कुछ ना कुछ संशोधन होते रहते हैं और उसको ऐड करते रहते हैं। ठीक, अब भाग की बात कर लेते हैं। संविधान में कितने 22 भाग हैं। ठीक, 22 भाग हैं। अब देख लेते हैं अनुसूचियां। अनुसूचियां कितनी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब हम समझेंगे ये अनुसूचियां कब क्यों जोड़ी गई। ठीक है, तो इससे पहले अब हम शुरू करते हैं, भाग 1 से शुरू करते हैं। चलिए अब पहले कुछ भाग समझ लेते हैं, पूरे 22 भाग ही समझना है हमको, लेकिन इससे पहले कि हम पूरे भाग 22 समझे, कुछ इंपॉर्टेंट भाग हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ अनुसूचियां पढ़ लेते हैं और इसके आधार पर हमको अंदाजा लग जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो भाग हैं, भाग कितने हैं 22। ठीक, नंबर 1 भाग संघ एवं उनके या उनका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। इधर अनुच्छेद डाल देते हैं। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। अब भाग दूसरा है नागरिकता। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, अब भाग 3 आ जाता है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, 35 तक। ठीक, अब भाग 4, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, और भाग 5, भाग 5 के अंदर आती है संघ सरकार। संघ सरकार मतलब केंद्र की सरकार। संघ सरकार मतलब केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार कितने अनुच्छेद में, 52 से लेकर 151 तक। और छठा भाग है राज्य सरकार। अनुच्छेद 152 से लेकर 200। ये हमारे 6 जो है 6 भाग सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, लगभग 90% क्वेश्चन इन्हीं से बन जाते हैं। कभी होगा इधर उधर दूसरे अनुच्छेदों बन जाए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहीं से बनेंगे। लेकिन और पूरे भाग उनको पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले ये भाग पढ़ने हैं। ठीक है, अब कुछ अनुसूचियां चेक देख लेते हैं। ठीक है, अनुसूचियां, अनुसूचियां
अनुसूचियां मूल देख रहे थे, अनुसूचियां कितने मूल में 8 थी और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, अब इनका एक लिस्ट देख लेते हैं। जो प्रथम अनुसूची है, जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची बोलते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये भी बात करता है संघ और उसके राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है कि संघ सरकार और उसके राज्य क्षेत्र है। जैसे लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं। ठीक, संघ के राज्य एवं राज्य क्षेत्र, तो संघ क्षेत्र मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? संघ के राज्य एवं राज्य, मतलब जो संघ सरकार के अंतर्गत आते हैं, राज्य स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश वो आएंगे अनुसूची फर्स्ट में। अनुसूचियों का मतलब क्या है? जो अतिरिक्त सूचनाएं, भागों के अलावा जो अतिरिक्त सूचनाएं जो दी गई वो अनुसूचियां। अनुसूचियां मतलब अतिरिक्त सूचनाएं। ठीक, ये आपको समझना है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, जो दूसरी अनुसूची है उसमें आते हैं वेतन भत्ते। वेतन भत्ते मतलब किसके? राष्ट्रपति, न्यायाधीश, ये जो संवैधानिक पद हैं, जितने संवैधानिक पदों के वेतन और भत्ते आते हैं सेकंड अनुसूची में। थर्ड अनुसूची, जो थर्ड अनुसूची है, थर्ड अनुसूची में आते हैं शपथ ग्रहण। थर्ड अनुसूची में क्या आती है? शपथ, जो संवैधानिक पद है। सेकेंड अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण होता है। शपथ होती है, किस प्रकार शपथ लेनी है वो बोलते हैं तीसरी अनुसूची में। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन। मतलब क्या? चौथी अनुसूची क्या बोली गई कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन, मतलब किस राज्य में कितनी सीटें होंगी। ठीक है, कितने पर एक राज्यसभा सीट दी जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने, लगभग 80, हाँ लगभग 80 या 100 सीट के आसपास है कहाँ की राज्यसभा सीट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पांचवी, चौथी के बाद पांचवी अनुसूची, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक, और जो पांचवी अनुसूची है, ठीक है, अब जो हम पांचवी अनुसूची देखते हैं इसमें क्या है? पहले देख रहे थे, पहले याद हुआ कि नहीं याद हुआ? पहले पहले देख रहे, पहली अनुसूची मतलब से संघ के राज्य एवं राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन दिया गया है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, पांचवी अनुसूची बस एक सेकेंड में तो कुछ काम।
सर तुम माइक नहीं लगा पाया, एक सेकंड, अपनी आवाज जा रही कि नहीं जा रही, 1 सेकंड। तो कोई नहीं है। तो क्लास शुरू करना पड़ेगा, कट कर लिए। एक बार आप चेक कर लीजिए, नहीं वो दिक्कत मालूम। चलिए, जो 5वीं अनुसूची में हम देखते हैं एससी और एसटी के प्रशासन की बात की जाती है। 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी प्रशासन की बात की जाती है, ठीक है। और देखते हैं कि यहां देख लेते हैं जो 6ठी अनुसूची है, पेज चेंज कर लेते हैं। जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची में, जो 6ठी अनुसूची है हम 5वीं अनुसूची में एससी एसटी राज्य क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। और जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची में 4 राज्य, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 6ठी अनुसूची क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनके जो जनजातीय क्षेत्र है, इनके प्रशासन की बात करता है, ठीक है। जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में सूचियां दी गई, मतलब से केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का विभाजन। मतलब कैसे? जैसे सूचियां दी गई, मतलब सूची कौन सी है? जैसे 3 सूचियां दी गई, जैसे कौन कौन सी सूची? एक केंद्र सूची, या कह सकते हैं हम जिसे हम संघ सूची बोलते हैं, संघ सूची। फिर समवर्ती सूची और एक राज्य सूची। मतलब से संघ सूची में क्या है, कितने विषय हैं? पहले 97 हुआ करते थे, लेकिन अब विषय 3 बढ़ गए, 100 विषय हो गए हैं। मतलब अब इतने 100 विषयों में संघ सूची कानून बना सकती है, ठीक। अब समवर्ती सूची में पहले 66 से वर्तमान में 61 विषय बचे हैं, ठीक है। और राज्य सूची में पहले 47 थे, वर्तमान में 52
2 सब्जेक्ट हैं, ठीक। मतलब से समवर्ती मतलब कि संघ भी समवर्ती सूची में कानून बना सकती है और राज्य भी समवर्ती सूची में कानून बना सकता है, लेकिन यदि कभी कंट्राडिक्शन होता है नियमों को लेकर तो केंद्र के नियम माने जाएंगे, केंद्र का कानून माना जाएगा, राज्य का नहीं, ठीक है। ये नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, राज्य भी कानून बनाए, केंद्र भी कानून बनाए, और राज्य सूची में केवल राज्य बनाएगा, केंद्र सूची में केवल केंद्र बनाएगा, और समवर्ती सूची में दोनों बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा दी गई। भाषा मतलब लैंग्वेज, कितनी 22 भाषाएं दी गई। अब जब ये पूरा पढ़ाएंगे तो बताएंगे बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली ये कब जोड़ी गई, क्यों जोड़ी गई, ठीक है, ये बताएंगे। अब देखते हैं 9वीं, 8 के बाद 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या है, नवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन। देखो जो 8 सूचियां थी तो ये तो संविधान में पहले थे, मूल संविधान में, लेकिन अब ये 9वीं सूची कहां से आ गई, ये 9वीं सूची जोड़ी गई थी फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में। पहला संविधान संशोधन 1951, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, पहली अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। अब देखते हैं 10वीं है दल बदल, फिर 11वीं है ग्राम पंचायत या पंचायत कह सकते हैं, पंचायतों संबंधी, ग्राम पंचायत नहीं पंचायत कह सकते हैं, पंचायतों। फिर 12वीं है नगर पंचायत, ये ऊपर ग्राम पंचायत हो नगर पंचायत। अब ये हो, लेकिन अब इनको हम पढ़ेंगे, लेकिन अब भागों के माध्यम से ही हम अनुसूचियों का भी अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। जब हम केंद्र पढ़ाएंगे या राज्य पढ़ाएंगे तो ये दल बदल कानून भी आ जाएगा, फिर ठीक उनके पंचायतों की क्या व्यवस्था की गई है, ठीक है, भूमि सुधार कानून कब लागू किए गए, ठीक, भाषाएं कौन सी, राजभाषा कौन, ठीक, ये सब पढ़ाएंगे, उसी के अंतर्गत हम इन सूचियों को भी पढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं ठीक, चलिए अब आगे भाग 22। भाग कितने हैं, टोटल 22 हैं, हम कितने लिखे, कितने हैं, 6, ठीक। अब हम एक एक भाग का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला भाग क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, मतलब पहला भाग क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। चलिए तो शुरू करते हैं। भाग फर्स्ट क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र मतलब से अनुच्छेद 1 से 4। अब हम अनुच्छेद 1 से 4 तक देखेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद फर्स्ट शुरू करते हैं। अनुच्छेद पहला कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, मतलब भारत उनका राज्य क्षेत्र, मतलब ये कहता है भारत मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होगा, संघ के राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होगा, अभी बता रहा हूं, ठीक। लेकिन पहला क्या कहा, फर्स्ट पॉइंट बोला गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत, पहला पॉइंट क्या कहा गया,
भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया राज्यों का संघ होगा, होगा। तात्पर्य क्या है इसका? मतलब कहा गया है इंडिया, इंग्लिश से बोला गया, उसमें डायरेक्ट में भी दिया गया, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत shall be a union of states, ये कहा गया। ठीक है, मतलब से राज्यों का संघ, मतलब से संघ के अंतर्गत इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, मतलब से देखिए इनका राज्यों के संघ के अंतर्गत जो इसके अंतर्गत आएंगे, सबसे पहले राज्य, राज्य मतलब से जो हमारे स्टेट्स हैं, और संघराज क्षेत्र, संघराज क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश जिसे बोलते हैं। ठीक है, संघराज क्षेत्र आएंगे, क्षेत्र। और तीसरे में आएंगे क्या, जो अर्जित क्षेत्र हैं। अब ये अर्जित क्षेत्र भैया कौन से हैं? ठीक, अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जब कोई, जैसे भारत में यदि कोई हिस्सा विलय कर लिया जाता है तो वो अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये अर्जित क्षेत्र, अभी हम नागरिकता में भी अर्जित क्षेत्र आएंगे कि अर्जित क्षेत्र की नागरिकता कैसे प्राप्त की जाए। ठीक है, तो अर्जित क्षेत्र मतलब जो अभी संघ के भाग नहीं है, लेकिन यदि भारत किसी दूसरे देश का हिस्सा वो भारत में विलय हो जाता है तो अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, पहला अनुच्छेद समझ में आ गया। ठीक, अब देखते हैं अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मतलब इसका क्या हुआ, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब ऐसे ही लैंग्वेज थोड़ी चेंज में अनुच्छेद 3 भी दिया गया है, उसको भी चलो अनुच्छेद 3 भी देख लेते हैं लागा में। अनुच्छेद 3, फिर दोनों को मैं एक साथ समझा दे रहा हूं। ठीक है, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्य क्षेत्र या वर्तमान राज्यों में वर्तमान राज्य क्षेत्रों की बात करें, वर्तमान राज्य क्षेत्रों में सीमा परिवर्तन एवं नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन एवं नाम परिवर्तन। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, सीमा एवं नाम परिवर्तन मतलब इसमें नए राज्यों को प्रवेश स्थापना की बात की गई, इसमें भी नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के राज्य क्षेत्र परिवर्तन। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसको समझते हैं। ठीक, देखते हैं, नए राज्यों का प्रवेश मतलब से जो अनुच्छेद 2 में कहा गया, ठीक, जो अनुच्छेद 2 में कहा गया उसका तात्पर्य यह है कि ये जो क्षेत्र हैं, नए राज्यों को जो निर्माण स्थापना की जाएगी, ये अभी मतलब से संघ राज्य क्षेत्र में इनका हिस्सा नहीं है, मतलब ये भविष्य की बात, मतलब जो विलय हो गए अर्जित क्षेत्र होंगे उनकी राज्य की स्थापना या विलय की बात की जाती है अनुच्छेद 2 में। मतलब से ये वो राज्य हैं, सॉरी,
ये वे राज्य ये वे राज्य क्षेत्र की बात करते हैं जो जो संघ में अभी शामिल नहीं है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? जो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किन राज्यों की बात करता है? जो अभी संघ राज्य क्षेत्र में या संघ में शामिल नहीं है। ठीक है, अब अनुच्छेद 3 की तरफ मूव करते हैं। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अब ये वर्तमान राज्य, जो वर्तमान जितना कितने 28 राज्य हैं, उनकी बात करता है। 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, ये उनकी बात करता है। ठीक है, जो वर्तमान में भारत संघ के राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, उनके राज्यों में निर्माण एवं वर्तमान राज्य क्षेत्रों में नाम परिवर्तन की बात करता है। जैसे जो वर्तमान राज्य, उनके राज्यों का निर्माण, मतलब से ये कह सकते, जैसे 2 राज्य हैं, निर्माण का मतलब क्या है? कोई तीसरे राज्य का निर्माण। जैसे जैसे यूपी था पूरा पहले, ठीक है, उत्तर प्रदेश था, और उत्तर प्रदेश को काट कर क्या बना दिएगा? उत्तराखंड। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य था, अब काट क्या बना? उत्तराखंड। ये उत्तराखंड भी राज्य, ये किसका, ये कौन करेगा? ये कौन विधि कौन बनाएगा? संसद ऐसा काम करेगी। ठीक, अभी बता रहे हैं कैसे राज्य बनेंगे। ठीक है, और जैसे अभी लेटेस्ट की बात कर लिया 2014-15 की, अभी तेलंगाना राज्य बना था। पहले हैदराबाद, सॉरी आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना बनाया गया था ना। ठीक है, तो अब उसकी बात कर रहे हैं, निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों में सीमा परिवर्तन एवं नाम परिवर्तन। जो जो राज्य है उनकी सीमा भी परिवर्तित कर सकता है कौन? केंद्र। राज्य नहीं ऐसा कर सकता कि हम अपनी सीमा ये अब यहां से बढ़ाते, जो उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार मध्य प्रदेश लगती है, तो करें हम अब ये सीमा हमारी बिहार के इस राज्य से गुजरेगी। ये नहीं हो सकता, ये केंद्र निर्धारित करेगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा कहां से कहां लगेगी या मध्य प्रदेश की सीमा कहां से कहां लगेगी, और ये उनको बढ़ाना या घटाना, मतलब से केंद्र सरकार ये करेगी, किसी राज्य क्षेत्र का सीमा बढ़ा भी सकती है, उसकी सीमा घटा भी सकती है, नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है, या दो से 2 राज्य हैं उनको, जैसे 2 राज्य हैं ये समझ लीजिए, जैसे 2 राज्य हैं, ठीक, एक इनकी सीमा लेकर ये सीमा लेकर एक नए राज्य का भी निर्माण कर सकती है। ठीक है, अब चलते हैं नाम, अब उनका नाम भी परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, किनका? राज्यों का। अब देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये समझ में आई बात? चलो, किनमें क्या क्या केंद्र सरकार कर सकती है, नियम बना सकती है संसद। ठीक है, अब ठीक, अब देखते हैं अब ये राज्य निर्माण कैसे होता है। ठीक, संसद, अब अगली बात संसद, राज्यों का निर्माण हम बता रहे हैं कैसे हो रहा है, निर्माण कैसे। अब ये काम कौन करेगा? संसद करेगी। संसद पहले राष्ट्रपति के पास जाएगी, पर पूर्व अनुमति लेगी, भैया हम ऐसा काम करने जा रहे हैं। ठीक है, संसद क्या काम करेगी? राज्य निर्माण के लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेगी, मतलब से ये राज्य बनाने से पहले अनुमति लेगी, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेगी, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेगी। ठीक, फिर क्या करेगी? अब ये राष्ट्रपति जिसका संबंधित क्षेत्र नाम परिवर्तित करना है या सीमा परिवर्तित करना है, ठीक है, तो उनसे राष्ट्रपति जो प्रस्तुत आया है विज्ञापन या मतलब जो आया है, ठीक है, तो उसको राज्य विधानमंडल के पास, राष्ट्रपति के क्या है? संबंधित विधानमंडल के पास, जो संबंधित राज्य है जिसका नाम परिवर्तित करना है या जिसका नया राज्य बनाना है। जैसे आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना बनाएगा, तो आंध्र प्रदेश के विधानमंडल के पास क्या? राष्ट्रपति प्रस्ताव भेजेगा कि मतलब विचार करने के लिए, आप भी विचार कर लीजिए ये बात। ठीक है, अब उसके पास एक निश्चित टाइम दिया जाएगा कि भाई आप इतने दिन में आप अपनी सिफारिश या अपना जो प्रस्ताव है, आप कहना क्या चाहते हैं, वो आप भेज दीजिए इतने दिन। लेकिन ये जो विधानमंडल की सिफारिश है या सलाह है, राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए भेज दी जाती है। हाँ, आपका क्या स्टैंड है, कोई बात सही होती
उसको रख लेते हैं। ये राष्ट्रपति के ऊपर विवेक पर निर्भर करता है कि ये उनकी बात माने या ना माने, मतलब बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अब विधानमंडल के पास भेज दिया गया, वहां से आ भी गया और राष्ट्रपति की अनुमति भी मिल गई, तो क्या करेगी, अनुमति भी मिल गई मतलब कि अनुमति, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दिया तो क्या होगा, अनुमति मिलने पर, अनुमति मिल गई तो संसद साधारण बहुमत से, राष्ट्रपति क्या सॉरी संसद साधारण बहुमत से उसको पास कर देगी, साधारण बहुमत से उसको पास कर देगी और फिर वो नए राज्य का निर्माण या सीमा परिवर्तन या नए राज्य का निर्माण, सीमा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, अब ये अब साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, ये संसद वाले टॉपिक में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अब इतना हो कि साधारण बहुमत से इतना ये होता है। ठीक, अब इसे से जुड़ा हुआ चौथा अनुच्छेद। ठीक, अब ये जो हम क्या किए, साधारण बहुमत से राज्य का निर्माण कर दिए हैं, लेकिन एक नोट है कि जो ये हम साधारण बहुमत से ये किए, इसको हम अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात, कि इसको अनुच्छेद 368 के तहत इससे जो हम मतलब से नए राज्य का निर्माण किए हैं, ये संविधान संशोधन इसको नहीं माना जाएगा। हम संविधान संशोधन में ऐसा करके किए हैं। ठीक, जिसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये कौन बोलता है, अनुच्छेद 4 भाग 1 पूरा अनुच्छेद 4 कंप्लीट। लेकिन हाँ, एक इसमें एक केस आया था, चलो उसको भी देख लेते हैं, केस क्या था। केस आया था कि देखो अर्जित क्षेत्र मतलब हम दूसरे के विलय तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब एक केस आया था बेरूबारीवाद, बेरूबारीवाद 1960 में केस आया था। क्या कोई अपना क्षेत्र हम विदेशी राज्य को दे सकते हैं, मतलब जैसे हमारा क्षेत्र है कुछ, तो क्या हम बांग्लादेश को दे सकते थे, क्योंकि बांग्लादेश की जो हमारी ऐसे सीमाएं लगी हैं, ये मान लीजिए बांग्लादेश है, तो ऐसी ऐसी सीमाएं लगी कुछ उनका क्षेत्र, तो ऐसा कहा गया क्या हम उनको जो ये क्षेत्र है जिनमें बाड़ाबंदी करना या कुछ कठिन का कार्य हो जाता है, क्या हम उसको दे सकते हैं ऐसा। ठीक, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया, बेरूबारीवाद में केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ऐसा काम हाँ हो सकता है 1960 में, हाँ ऐसा काम, लेकिन ये संविधान संशोधन के माध्यम से ये काम हो सकता है। ठीक है, ये संविधान संशोधन के माध्यम से ये काम हो सकता है। तो संसद ने कानून बनाया और ये काम 368 के तहत संविधान संशोधन ही माना जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन से राज्य, ये 9वें संविधान संशोधन हुआ, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है ना, हम लोग जब दिया, कब दिया, 9वें संविधान संशोधन के माध्यम से पाकिस्तान का से, ये हमारे 9वें संविधान संशोधन में पाकिस्तान के क्षेत्र का उल्लेख है। ठीक, अब ये 100वां संविधान संशोधन में ही हुआ था, संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, अब देख लेते हैं। 100वां संविधान संशोधन 2015। ठीक, 100वें संविधान संशोधन 2015 में क्या हुआ था कि हम क्योंकि बांग्लादेश की पट्टी अब देखेंगे, देख ही रहे हैं ये, ठीक है, जो बांग्लादेश है, ठीक, जो बांग्लादेश को हम समझाए कि मतलब भाई इतना क्षेत्र ये, सुनिए इतना क्षेत्र ये है, ठीक है, तो हम संविधान संशोधन के माध्यम से बांग्लादेश को हमने कितना, बांग्लादेश को 101 क्षेत्र, छोटे छोटे गांव थे, 101 क्षेत्र हम बांग्लादेश को
दे दिए थे कि भैया आप ले लीजिए। और लेकिन बांग्लादेश से हम कितने अर्जित क्षेत्र यही बोलते हैं, बांग्लादेश से हम कितने 51 क्षेत्र उनसे ग्रहण कर लिए थे। मतलब जो ऐसे बाड़ाबंदी, ऐसे आधा क्षेत्र, ऐसे। अब बताओ ये जो क्षेत्र है ये भारत का है, लेकिन घुसा कहाँ है, बांग्लादेश में। ठीक, तो ऐसा क्या कि भाई आप ये क्षेत्र ले लीजिए, जो आपका क्षेत्र है हम उसको ऐसे कर लेते हैं कि सीमा भी सुरक्षित हो जाएगी, आपका भी काम हो जाए, ये हमारा भी काम हो जाए। ठीक, ये केस समझ में आया। चलो अब देखते हैं दूसरा टॉपिक। ठीक, दूसरा टॉपिक देखते हैं, कितना टाइम हो, चलो अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। भाग 2, नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11। इतनी बात समझ में आई? फर्स्ट भाग पूरा समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ठीक, तो हम दूसरे भाग की तरफ मूव करते हैं। दूसरा भाग क्या है, नागरिकता। ठीक, और नागरिकता में 5 से 11 तक की बात की गई है। ठीक, और नागरिकता का पहला अनुच्छेद क्या कहता है, नागरिकता का पहला अनुच्छेद क्या, कौन सा है, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, चलो देखते लेते हैं। चलो एक थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक, भाग क्या कहता है 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। मतलब इसका आशय क्या हुआ, संविधान के प्रारंभ मतलब संविधान लागू होने से पहले नागरिकता कैसे। ठीक, अब देख लेते हैं ये नागरिकता कैसे बात होती है। मैं अनुच्छेद 5 के तहत, अनुच्छेद 5 के तहत कहा गया कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा जिसका अधिवास कहां, भारत में हो, भारत में हो। मतलब इसका क्या हुआ, तथा वह निम्न शर्तें पूरी करता हो, शर्तें पूरी करता हो। मतलब अनुच्छेद 5 के तहत कहा गया कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका अधिवास मतलब भारत में वो रहता हो, लेकिन कुछ शर्तें भी उसको पूरी करनी होगी। अब शर्त क्या है, शर्त भी देखना है ना कि भाई शर्त कौन कौन सी, उनको कौन कौन शर्त कंप्लीट करना होगा। ठीक, सबसे पहली शर्त क्या है कि वह भारत में जन्मा हो, या मतलब इनमें जो भी शर्तें हैं उनमें एक भी शर्त पूरी होती है तो वो भारत का नागरिक होगा। या दूसरा काम क्या है, उसके माता या पिता उसके जन्म के समय, उसके माता पिता या सॉरी क्या, या उसके माता या पिता भारत में जन्मे हो या नागरिक हो। मतलब नागरिक तो होंगे ही, जब जन्मे तो भारत के नागरिक तो होंगे, लेकिन वेयर एक्ट में क्या क्या दिया गया है, जन्मे हो। ठीक है, जन्मे हो मतलब तो उनका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है ना। अब ये बताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद तो 5 के ही अंतर्गत आ गया। अब एक तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त क्या है कि संविधान लागू होने से
संविधान लागू लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से रहता हो मतलब जब संविधान लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ पूर्णतः 26 जनवरी 1950 से पूर्व लागू होने से 5 साल पहले से भारत में रहता हो, अधिवास हो, रहता हो, जन्म लिया हो, या संविधान लागू होने से 5 साल पहले से रहता, ये इंपॉर्टेंट है कि 5 साल पहले से पूर्व में रहता है तभी वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, ये समझ में आई? मतलब क्या हुआ, प्रारंभ नागरिक मतलब ये भारत में वो रहता हो, लेकिन शर्त कौन कौन सी हो, तो भारत का नागरिक मतलब भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या चाहे माता या पिता, माता हो या पिता हो लेकिन भारत में जन्मे हो एक लोग। ठीक, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से ही यहाँ रहते हो, ठीक है, तब वो भारत का नागरिक होगा। चलो देखते हैं अनुच्छेद, अगला देखते हैं अनुच्छेद 6 क्या कहता है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, इसका आशय क्या हुआ, मतलब सिर्फ पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, इसका आशय यह हुआ। कुछ शर्तें इसमें भी हैं, ठीक है, शर्तें अभी बात करेंगे, पहले देखते हैं इसका मतलब क्या हो। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करें मतलब से जब 1947 का विभाजन हुआ, ये मतलब पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान था, अब नहीं है, देखते हैं क्योंकि उसी समय हम बात कर रहे हैं ना प्रव्रजन करना। जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इसको बोलते हैं पश्चिमी पाकिस्तान, इसको बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान, बोलते हैं ना, बोलते थे, ठीक। तो ये पश्चिमी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान। आज भारत का विभाजन हुआ ना, अब कुछ लोग जो पाकिस्तान के निवासी थे पर पाकिस्तान में रहते थे, विभाजन हुआ, अब देश बन गए, तो क्या हुआ, अब यहाँ प्रव्रजन मतलब से जाने वाले, और पाकिस्तान से जा कहाँ गए, भारत में, मतलब इधर से भी आए होंगे ना, पाकिस्तान ये भी तो था, दोनों तरफ से आए, वो भारत में, वही पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन मतलब पाकिस्तान से जो भारत में आए हैं उनके संबंध में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब ये शर्त कौन कौन सी होनी चाहिए इसकी, आए तो हैं। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त यह है कि वह व्यक्ति एक सेकंड, चलो, वह व्यक्ति या उसके माता पिता या पितामह या पितामही, अब ये वर्ड कैसे आ गया, या माता या मातामह या मातामही भारत शासन अधिनियम 1935, हाँ, मातामह या मातामही भारत शासन अधिनियम 1935
1935 के अंतर्गत भारतीय राज्य क्षेत्र में पैदा हुए हैं, के अंतर्गत भारतीय राज्य क्षेत्र में पैदा। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब से जब 1935 का भारत शासन अधिनियम है, जितना क्षेत्र था भारत का, कि भारत यहाँ से है पूरा बांग्लादेश, वर्तमान का बांग्लादेश, भारत का मतलब पूरा, ये पूरा भारत, मतलब से ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा जो 1935 शासन अधिनियम में पूरा जो भारत था, वो कहीं पर भी किसी एरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी एरिया में वो पैदा हुए हों तो भारत का नागरिक होगा। लेकिन कौन सा? पाकिस्तान से प्रयोजन जो किए हैं, ठीक है, उनकी बात की जा रही, ठीक। अब दूसरी शर्त क्या है? पैदा किए हो, लेकिन ये प्रवसन कब की बात है? ये प्रवसन 19 जुलाई 1948। अब देखते हैं 19, एक डेडलाइन है, यदि पहले आए हों तो उनको तो नागरिकता वैसे मिल जाएगी। जब 19 जुलाई 1948 के यदि वो पहले आए हैं तो भारत के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन भाई ये भी बात हो सकती है कि वो लोग, कुछ लोग बाद कभी आए होंगे, ये अनुच्छेद बाद वाली अनुच्छेद 7 के अंतर्गत अप्लाई होगी, ठीक है, समझा यही दे रहा हूं, अनुच्छेद बात लिख दे रहा हूं, ठीक। मतलब से चलो इसको पेज चेंज कर लेता हूं, फिर देखता हूं। 19 जुलाई 1948 पहले बाद, मतलब इसका कि जो व्यक्ति भाई पाकिस्तान से आए हैं, कुछ लोग ये भी तो हो सकता है ना कि 19 जुलाई 1948 के पहले आए हों, संविधान लागू होने से पहले, मतलब से। और कुछ लोग बाद में भी तो हो सकते हैं, ठीक। तो क्या हुआ उसमें नागरिकता, वो पहले आए तो उनको नागरिकता तो मिल जाएगी, वैसे भी भारत के नागरिक होंगे। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो क्या होगा? या अनुच्छेद 7 के साथ पढ़ना है, चलो अनुच्छेद पहले 7 बता, इसके बाद ये बात बता रहा हूं, ठीक। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। मतलब से क्या हुआ? पूरी बात अभी समाप्त नहीं हुई। मैं पाकिस्तान, अभी क्या पाकिस्तान से जो लोग आए ये भी तो होगा ना कि पाकिस्तान, भारत से भी लोग पाकिस्तान चले गए हों, बहुत सारे लोग, ऐसा हुआ है ना कि पाकिस्तान के लोग भारत में आए, भारत के लोग पाकिस्तान चले गए। तो ये पाकिस्तान को चले गए हैं भारत से पाकिस्तान को, तो उनकी नागरिकता नहीं रहेगी। ये एक बात समझ में आ गई, ठीक। तो उसकी भारत की नागरिकता नहीं रहेगी क्योंकि वो पाकिस्तान के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन यदि भाई क्या हुआ, ये क्या हुआ, अब पाकिस्तान को प्रेजेंट किए, पाकिस्तान को चले गए, लेकिन मन नहीं लगा पाकिस्तान में, तो क्या हुआ, फिर वो भारत में आ गए। मतलब से पाकिस्तान तो भारत के नागरिक थे, भारत में थे पहले, लेकिन अब पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान को प्रयोजन कर लिया, पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनका मन नहीं लगा, तो क्या फिर भारत में आ गए। तो भी अब उनको भी तो नागरिकता दी जाएगी। मतलब से ये 19, अब कब, 19 जुलाई 1948 के जो बाद में आए हैं, तो क्या क्या किया, जब भारत विभाजन हुआ, इधर उधर लोग आना जाना ही लगा रहा था, बहुत बाद तक, संविधान लागू होने के बाद तक भी आना जाना लगा था, ठीक है। तो क्या हुआ, बाद तक आना जाना लगा, तो क्या हुआ, यहाँ अधिकारी नियुक्त किए गए थे कि भाई उनकी नागरिकता के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे, उनकी नागरिकता के लिए भी अब उनको ध्यान दिया जाए कौन भारत से जा रहा है, कौन आ रहा है, उनकी नागरिकता भी देना था ना बाद में। तो उनको रजिस्टर, जो 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद उनको रजिस्टर कराना अनिवार्य था, ठीक। लेकिन रजिस्टर कराने से पहले 6 माह तक भारत में रहना होगा,
6 माह तक ये भारत में रहें तो वो अधिकारी आपको रजिस्टर करा देगा। यदि रजिस्टर नहीं है तो नागरिक नहीं होंगे, रजिस्टर कराना अनिवार्य है। ठीक, ये अनुच्छेद 7 भी हम लोग समझ लिए। ठीक, चलिए अब अनुच्छेद 8 की तरफ। अनुच्छेद 8 कहता है ये जो भारतीय मूल के लोग हैं, भारतीय मूल के व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता, मतलब भारतीय मूल के व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता अनुच्छेद 8 में दी गई। अब अनुच्छेद और पढ़ने पहले सबसे पहले अनुच्छेद हमको 11 पढ़ना होगा। अब 11 में क्या, जब 9 में कहा गया कि नागरिकता वंचित करने की बात है, अब नागरिकता समाप्त करने में उसको हम 9 को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम अनुच्छेद 11 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया, सबसे पहले वो देखते हैं। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 के तहत 26 जनवरी के तहत 26 जनवरी 1950 के बाद संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता संबंधी कानून बना सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अनुच्छेद 11 में कहा गया कि 26 जनवरी 1900 के बाद 1950 के बाद संविधान लागू हो गया, तो संसद को अधिकार हो गया, क्या अधिकार हो कि वो नागरिकता संबंधी कानून वो स्वयं बना सकते हैं। लेकिन नागरिकता संबंधी कानून बनाया भी गया। ठीक है, अब देखते हैं नागरिकता संबंधी कानून क्या है। नागरिकता संबंधी कानून अब अगले पेज में देखते हैं। नागरिकता संबंधी कानून का नाम क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें कितने आधारों पर नागरिकता दी जाएगी? आधार कितने? 5 हैं। संसद ने आधार कितने बनाया? आधार 5 बनाया। पहले एक एक आधार देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे देख लेते हैं, चलो। जन्म के आधार पर, फिर दूसरा उद्भव के आधार पर, फिर तीसरा रजिस्ट्रेशन के आधार पर, रजिस्ट्रेशन मतलब से आवेदन करके, फिर चौथा राष्ट्रीयकरण या देशीकरण, फिर पांचवा क्या है? समायोजन या अर्जित, मतलब से अर्जन के आधार पर। अब ये क्या होता है? मतलब से जन्म के आधार पर, उद्भव के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, राष्ट्रीयकरण या देशीकरण के आधार पर, समायोजन या अर्जन के आधार पर नागरिकता अर्जित की जा सकती है। कितने आधार पर? 5 आधारों पर संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में ये बात कही गई है। ठीक, अब देखते हैं जन्म के आधार पर कैसा होगा। समानता एक बात है, देख लेते हैं क्या बात है। वह व्यक्ति जो
जो भारत में जन्मा हो, वह व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, वह व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो तो वो जन्म से ही भारत का नागरिक होगा। ये बात 1955 के अधिनियम में कही गई। ठीक, दूसरी बात क्या, उद्भव के आधार पर। दूसरी बात क्या है, उद्भव मतलब किसी व्यक्ति का जन्म विदेश में हुआ हो, वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर, हुआ हो, लेकिन जन्म के समय उसके माता या पिता भारत का नागरिक हो, भारत के नागरिक तो ये उद्भव के आधार पर, मतलब जन्म भारत के बाहर। जैसे कोई व्यक्ति भारतीय पुरुष है, विदेशी महिला से उन्हें शादी किया, जैसे ये कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कि वह अमेरिका में उसकी शादी हुई, महिला कहाँ की, अमेरिका की नागरिक है, व्यक्ति भारत का नागरिक है, और जो बच्चा होगा वो कहाँ का नागरिक होगा, वो विदेश में पैदा हुआ, वो गया घूमने विदेश में पैदा हुआ है, लेकिन वो क्योंकि एक लोग भारत के नागरिक हैं तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। ये उद्भव के आधार पर। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के आधार पर कैसे देखते हैं, चलो पेज चेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं रजिस्ट्रेशन के आधार पर। रजिस्ट्रेशन के आधार पर अब रजिस्ट्रेशन के आधार पर मतलब क्या हुआ, कौन कौन व्यक्ति भाई रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन व्यक्ति रजिस्टर के आधार पर भारत के नागरिक हो सकते हैं। जो शर्त क्या है इसमें, शर्त क्या है, शर्त पहली शर्त क्या होगी, भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति। दूसरा, विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से शादी की हो या विवाह किया हो, तीसरा आधार क्या है, राष्ट्रमंडल के देश, मतलब जो कॉमनवेल्थ के। अब भारतीय मूल का व्यक्ति का मतलब, ठीक, भारतीय मूल का व्यक्ति का मतलब क्या होगा, लेकिन एक चीज यहां पर और नोट डाउन कर लीजिए कि ये तीनों शर्तें आवेदन तभी कर सकते हैं जब वो समांतर 5 वर्ष पूर्व से रहते कि वह 5 वर्ष पूर्व से रहते हो, ये 5 वर्ष तक वो रह चुके हैं तभी आवेदन कर पाएंगे, तभी वो नागरिकता यहाँ प्राप्त कर। मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति मतलब क्या है, वो अभी भारत का नागरिक नहीं है लेकिन विदेशी नागरिकता ग्रहण के, लेकिन उसके दादा या पापा भारत के नागरिक रहे हों, मतलब रहे हैं, मतलब हैं। ठीक है, लेकिन अब वो कहाँ चलेगा, विदेश में, वो विदेश की नागरिकता ले लिया तो वो भारतीय मूल का उत्पन्न नहीं हुआ। ये अभी थोड़ी देर बताएंगे, एनआरआई, पीआईओ, ये भारतीय मूल का व्यक्ति, ओसीआई भी अभी बताएंगे। ठीक, भारतीय मूल का व्यक्ति, विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से शादी की हो वो भी भारत का नागरिक होंगी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो सामान्यतः 5 साल रहा हो उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, तभी वो भारत का नागरिक होगा या अन्यथा नहीं होगा। फिर राष्ट्रमंडल के देश, मतलब जो पहले ब्रिटेन के अधीन थे। ठीक है,
जो ब्रिटेन के अधीन उन्हीं को राष्ट्रमंडल के देश बोला जाता है। ठीक, रजिस्ट्रेशन के आधार पर। फिर अगला है चौथा आधार, देशीकरण, देशीकरण या राष्ट्रीयकरण के आधार पर। के आधार पर इसका मतलब क्या हुआ? देशीकरण या राष्ट्रीयकरण के आधार पर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सही, इसका मतलब ये हुआ, वो विदेशी व्यक्ति, वह विदेशी व्यक्ति जो भारत में आकर रहते हैं, मतलब वो विदेशी व्यक्ति जो भारत में आकर रहते हैं, अब उनका मन ये हो जाता है कि यार भारत बहुत अच्छा देश है, ठीक है, यहाँ सब धर्मों का सम्मान किया जाता है। उसका मन ये है, मतलब आए वीजा लेकर, 15 साल तक वीजा लेकर आए, अब ये रहने यहीं लगे, अब उनको भारत देश अच्छा लगने लगा, 10 साल हो गए, उनको लगता है यार अब अपने देश कौन जाए, भारत की नागरिकता, क्योंकि भारत में हमको बहुत सुकून मिल रहा है, तो भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो वो व्यक्ति होते देशीकरण के आधार पर नागरिकता। ठीक है, अब ये लेकिन इनको समानता 10 साल तक ये भारत में रहते हैं, इसके बाद वो आवेदन करेंगे देशीकरण का। 10 साल तक ये वहां यहाँ रहते हैं, इसके बाद वो आवेदन करेंगे तो भारत के नागरिक हो जाएंगे, ये ऐसा नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है। ठीक है, अब पांचवा आधार क्या है? समायोजन या अर्जन के आधार पर। मतलब अर्जन का मतलब क्या है? वह क्षेत्र जो भारत में विलय कर लिया गया हो, कर लिया गया हो, मतलब से इसका मतलब अर्जन मतलब क्या हुआ? कोई विदेशी क्षेत्र है वो भारत में, उसका विलय कर लिया गया है, विदेशी क्षेत्र भारत में विलय कर लिया गया है, अब जो वहां के लोग हैं वो भारत के नागरिक स्वतः हो जाएंगे। जैसे जैसे इधर ये पाकिस्तान है, ठीक है, अब कुछ दिन बाद ये पाकिस्तान भारत में पहले जैसे विलय हो जाए, 1947 के पहले वाली स्थिति आ जाए, तो क्या होगा? अब जो पाकिस्तान के नागरिक अब पहले थे, लेकिन अब क्या हो जाएंगे जब विलय हो गया, तो ये स्वतः है, ना कोई आवेदन, ये स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, ये अर्जन। जैसे 51 क्षेत्र बांग्लादेश के हमने लिए, तो एक जो 51 क्षेत्र हमने भारत बांग्लादेश के लिए, तो वो क्या हुआ? वो भारत के नागरिक हो जाएंगे, वो 51 क्षेत्रों के जो नागरिक है भारत के नागरिक हो जाएंगे स्वतः। ठीक, ये नागरिकता अधिनियम 1955 की हम बात कर रहे थे। ठीक, ये आपका यहीं से ये नागरिकता। और अब ये बात आती है, नागरिकता तो प्राप्त करने के हम प्रावधान देख लिए, ठीक है, नागरिकता क्या हुआ, नागरिकता कैसे पाना है ये तो देख लिए, लेकिन अब नागरिकता समाप्ति कैसे होगी? चलो अगले पेज में देखते हैं नागरिकता समाप्ति। नागरिकता समाप्ति। अब ये नागरिकता कैसे समाप्त की जाएगी या नागरिकता कैसे समाप्त होगी? ठीक, इसके 3 आधार हैं। नागरिकता केवल 3 आधारों पर हम समाप्त कर सकते हैं, हमने मतलब भारत सरकार। ठीक है, पहले फर्स्ट पर पहला क्या है? परित्याग करने पर। परित्याग, परित्याग का मतलब क्या है? वह व्यक्ति जो जो भारत की नागरिकता
जो भारत की नागरिकता स्वतः त्याग दी, वो त्याग दी हो, कह स्वतः त्याग दी हो, मतलब से वह परित्याग का मतलब वह व्यक्ति जो भारत की नागरिकता त्याग दे हो, तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। कोई व्यक्ति, हम ही हैं, हम भारत के, भाई हम भारत की नागरिकता नहीं लेना चाहते, हम भारत की नागरिकता परित्याग करते हैं या त्याग करते हैं, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा आधार क्या होगा? विदेशी राज्य की, विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर, इसका आशय क्या हुआ? मतलब विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर इसका आशय क्या हुआ? कोई व्यक्ति है, वो कितना विदेश की नागरिक, दूसरे देश की नागरिकता ले लिया है, जैसे अभी लेटेस्ट मामला देख लेते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, ठीक है, कौन? प्रियंका चोपड़ा। शादी अमेरिका में हो गई है। अब अभी वो भारत के नागरिक हैं, वहां की नागरिकता ग्रहण, जब वो वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तब भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक, उनको परित्याग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या भारत की नागरिकता वो उसकी स्वयं समाप्त हो जाएगी। ठीक, तीसरा आधार, वंचना के आधार पर भारत सरकार स्वयं कर सकते हैं, मतलब वंचना के दो आधार हैं। वंचना के दो आधार हैं। पहला आधार क्या होगा? वो गलत तरीके से, गलत तरीके से नागरिकता ग्रहण की हो, गलत तरीके से नागरिकता ग्रहण की हो, तब उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरी, गलत तरीके से नागरिकता। अब दूसरी बात क्या है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के विरुद्ध। इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के विरुद्ध, मतलब कोई व्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता के मतलब राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के विरुद्ध कार्रवाई करता है, अफवाह फैलाता, कुछ भी करता है, तो उसकी नागरिकता भारत सरकार खत्म कर सकती है। ठीक है, ये नागरिकता समाप्त करने के ये आधार हुए थे। क्या हुआ? नागरिकता समाप्त करने के ये आधार थे। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये इतना समझ में आ गया ना? चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, नागरिकता तक हम पढ़े हैं। नागरिकता पक्ष, ठीक, और अनुमति चलो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, मतलब से भाग 22 है, दो चार पांच भाग देख लेते हैं। पहले भाग में क्या दिया गया? संघराज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा राजनीतिक तत्व संघ सरकार, छठवां राज्य सरकार। ठीक, क्विक रिवीजन, एक सेकेंड, और फिर ठीक, अब अनुसूचियां भी हम देख चुके हैं। ठीक है, नागरिकता हो गया, अब अनुसूचियां भी पूरी देख चुके हैं, पूरी 12 अनुसूचियां और अनुच्छेद हम देख चुके हैं। कितने? पहले भाग में, भाग पहला कितने? 1 से 4 तक नागरिकता थी। ठीक, 1 से 4 तक ये हम पूरा देख चुके हैं, संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग कौन सा है? सेकंड, दूसरा भाग नागरिकता, दूसरा भाग नागरिकता भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो होगा भाग 3, अगला टॉपिक कौन सा? अगला टॉपिक भाग 3, उसको नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।
किने